नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्यक्रम विकास करने में जो शिक्षक की भूमिका है और जो समाज के बाहरी अभिकरण है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस शिक्षक के साथ साथ समाज के जो बाहरी अभिकरण हैं होते हैं वह भी पाठ्यक्रम में कुछ विकास करना या उनके अनुसार भी पाठ्यक्रम में कुछ सम्मिलित करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले सामाजिक अभिकरण। सामाजिक अभिकरण क्या अपेक्षाएं रखते हैं पाठ्यक्रम से, उनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो सामाजिक अभिकरण या सामाजिक संस्थाएं होती है, ये एनजीओ होते हैं, और जो हम देखते हैं जैसे आर्य समाज है, महर्षि दयानंद सरस्वती का है, और भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं होती है। तो वो भी पाठ्यक्रम में कुछ सम्मिलित करना चाहती है। उनके अनुसार छात्र प्राचीन परंपराओं को जाने, अब पाठ्यक्रम में पुरानी परंपराओं का समावेश हो, वैदिक कालीन जो सभ्यता व संस्कृति है उसका भी पाठ्यक्रम में समावेश हो, छात्र गुरु शिष्य परंपरा को जाने, गुरु का आदर करे, और जो वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम चलता है उस अनुसार से पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। वैदिक काल में छात्र जैसे स्वावलंबी होते थे, उनको स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी जाती थी कि छात्र सवेरे उठते थे, जंगल से लकड़ी काटते थे, वह अपना अध्ययन कार्य भी करते थे और खाना भी बनाते थे। तो कुछ पाठ्यक्रम में ऐसे तथ्यों का भी समावेश होना चाहिए जिससे छात्र उसे पढ़कर स्वावलंबी बन सके। फिर और वर्तमान में जो हमारी भाषा है उन भाषा को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। बच्चों को जो शिक्षा है वो मातृभाषा में देनी चाहिए। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो इन विविधताओं को मिटाकर किसी एक भाषा को ही अपनाना चाहिए, उसी में अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। एक देश एक पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें समाज आपस में जुड़ सकेगा और भारत के लोग एकता में भावना में बढ़ेंगे। फिर है धार्मिक अभिकरण। दूसरा है धार्मिक अभिकरण। ये धार्मिक संस्थाएं क्या चाहती है, धार्मिक संस्थाओं के अनुसार समाज में जो लोग हैं, विद्यालय में जो छात्र हैं, उनमें धार्मिक निरपेक्षता की भावना जागे, वे सभी धर्मों को समान समझे, सभी धर्मों का आदर करें और सभी धर्मों के आदर्शों को अपनाएं। पाठ्यक्रम में गीता दर्शन हुआ, जैन धर्म दर्शन, बौद्ध दर्शन, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन सभी के अनुसार जो शिक्षा है, वो जो कुछ नैतिक मूल्य है उनको भी पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए जिससे छात्रों का नैतिक विकास हो सके। तो धार्मिक अभिकरण भी पाठ्यक्रम विकास करने में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं गुणों को लेकर ही छात्रों में एक नैतिकता की भावना का विकास होता है। फिर न्यूज़पेपर में प्रतिदिन ही हम देखते हैं कि कोई शिक्षा से संबंधित समाचार आते हैं, न्यूज़ पत्रिकाएं होती है, तो उसमें जो शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में किन किन तथ्यों का समावेश होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर से ही मिलती है। न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हमें छात्रों को क्या कठिनाई आ रही है, अभिभावकों को क्या कठिनाई आ रही है, शिक्षकों को क्या कठिनाई आ रही है, जनसाधारण को क्या कठिनाई आ रही है, उनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इन सब की जो जानकारी है, नए नए तथ्यों की जानकारी है, वो भी हमें समाचार पत्र से मिलती है। समाचार पत्र में और भी जो नवीन ज्ञान होता है, समसामयिक घटनाएं होती है, उनको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे भी हम पाठ्यक्रम का विकास कर सकते हैं। तो और समाचार पत्र पत्रिकाएं भी आती है, शिविर आती है, नई शिक्षा नीति आती है, तो बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, उसमें शिक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है कि पाठ्यक्रम में किन किन तथ्यों का समावेश होना चाहिए। फिर अभिभावक एवं पाठ्यक्रम विकास। अभिभावक भी पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके अनुसार भी पाठ्यक्रम वर्तमान समय को देखते हुए होना चाहिए। वर्तमान समय की क्या आवश्यकता है,
उसके अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन होते रहना चाहिए। वर्तमान समय जैसे हम देखते हैं कि IT का ज़माना है, औद्योगिक का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, तो छात्र उस प्रतियोगिता में आगे निकल सके तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। और ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि अभिभावकों पर भी बोझ ना पड़े। तो अभिभावक का भी पाठ्यक्रम विकास में योगदान होता है। फिर तकनीकी अभिकरण जैसे कंप्यूटर है, IT है, इनको भी हम शिक्षा में इस्तेमाल करके बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, टैप रिकॉर्डर है, दूरदर्शन है, इनको हम शिक्षा में शामिल कर सकते हैं। तो इससे क्या है, तकनीकी संस्थान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम विकास की दृष्टि से कार्य करने में शिक्षक की सहायता करते हैं। पाठ्य पुस्तक में जो चित्र प्रयोग दिए जाते हैं हम उनको इस पर डालकर छात्रों को पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में तकनीकी संसाधनों द्वारा पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षक की सहायता मिलती है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक अभिकरण। प्रशासनिक अभिकरण की प्रक्रिया में प्रशासन का कार्य शैक्षिक व्यवस्था को सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप बनाना होता है। वर्तमान समय में प्रशासन का मुख्य नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशासनिक अभिकरण। प्रशासनिक अभिकरण में जैसे हमारे बड़ी बड़ी संस्थाएं आती है, जैसे SIRT है, डाइट है, हमारा शिक्षा विभाग है, ये सभी आती है कि इसके अनुसार पाठ्यक्रम में तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, पाठ्यक्रम में वैज्ञानिकता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम छात्रों के विभिन्न स्तरों के अनुकूल होना चाहिए, पाठ्यक्रम में किन किन भाषाओं का समावेश होना चाहिए। तो इनके अनुसार भी समय समय पर शिक्षकों को जानकारी मिलती रहती है। ये पाठ्यक्रम के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। सभी पुस्तकों का निर्माण करवाना, पुस्तक के मुद्रण करवाना, पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, पाठ्यचर्या में किन किन तथ्यों का समावेश होना चाहिए और समय समय पर इन पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन कार्य भी होना चाहिए जिससे हम इसमें कुछ नवीनता ला सकें। तो पाठ्यचर्या में और पाठ्य पुस्तक में प्रशासनिक अभिकरणों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर शोध अभिकरण एवं पाठ्यक्रम विकास, मतलब जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च की जो संस्थाएं हैं, शोध अभिकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि शोध अभिकरण के द्वारा ही हमें समस्याओं का पता चलता है। हमें विद्यालय में जो समस्याएं आ रही है, हमारे जो पाठ्यक्रम को संचालन में जो समस्याएं आ रही है उसका हम निवारण कैसे करें, तो शिक्षक, छात्र और अन्य विद्यार्थी मिलकर लघु शोध कर सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं या इससे बड़े पैमाने पर भी शोध कार्य को करके पाठ्यक्रम का विकास कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम है या नामांकन एवं ठहराव को जो बढ़ाने वाली जो योजना है, ये कितनी कारगर साबित हो रही है। तो ऐसे शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर भी शोध कार्य कर सकते हैं और उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। फिर जिनसे जो डेटा आते हैं उनसे निष्कर्ष निकाल के हम अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये चीज़ जो लागू की गई वो पाठ्यक्रम के लिए कितनी अनुकूल है या नहीं। फिर राजनीतिक संगठन का भी बड़ा योगदान होता है। राजनीतिक संगठन जो विविध संगठनों द्वारा आयोजित होते हैं, ये भी शिक्षा के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ये पुरस्कार आदि वितरण करते हैं पाठ्यक्रम के लिए, जैसे दानदाता भी देते हैं, भामाशाह बनते हैं और जिससे विद्यालय की जो भौतिक विकास भी किया जा सकता है और शैक्षणिक विकास भी किया जा सकता है। तो राजनीतिक संगठन में भी जैसे बड़े बड़े इसमें भी शिक्षा का अलग ही विभाग होता है, शिक्षा मंत्री होते हैं, उनके अनुसार पूरा ही शिक्षा तंत्र कैसा होना चाहिए केंद्र से लेकर राज्य तक।
तो राजनीति जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, तो ये भी बड़े बड़े राजनीतिक संगठन हैं, इनके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो इनका पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डाइट, SIRT आदि के द्वारा समय समय पर जानकारी मिलती रहती है और ये राजनीतिक संगठन समय समय पर शिक्षकों को, छात्रों को सम्मिलित करते रहते हैं, जिससे पाठ्यक्रम के विकास करने में सहायता मिलती है। फिर स्वयंसेवी संगठन में जैसे हम NGO वगैरह ले सकते हैं। ये NGO वगैरह विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं जिससे सामाजिकता की भावना का विकास होता है। तो पाठ्यक्रम में हम ऐसी गतिविधियों को, प्रोजेक्ट कार्य को, एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम को सम्मिलित करके भी छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास कर सकते हैं। लोगों को क्या समस्याएं हो रही है, उनके स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या समस्याएं हो रही, शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्याएं हो रही, परिवार में क्या समस्याएं हो रही, तो ये स्वयंसेवी संगठन ऐसी समस्याओं को उठाते हैं और इनको हल करते हैं। तो छात्रों को, शिक्षकों को और पाठ्यक्रम में इसमें जो एक्टिविटी जोड़कर भी छात्रों में हम सामाजिकता की भावना का विकास कर सकते हैं। फिर संगोष्ठी एवं पाठ्यक्रम विकास। संगोष्ठी मतलब सेमिनार वगैरह हम आयोजित करते हैं विद्यालय में। जब मीटिंग आयोजित करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, तो इसमें हमें पेरेंट्स की, छात्र की, टीचर की, अभिभावक की, जनसाधारण की, सभी की राय हमें मिलती है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। गाँव में हम देखते हैं कि मीटिंग होती है, उसके जिला पंचायत के अधिकारी आते हैं, अभिभावक ही इस मीटिंग का अध्यक्ष होता है। तो इन सभी के राय और निर्धारण के आधार पर ही पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है कि जो पाठ्यक्रम के शैक्षिक, शैक्षिक पक्ष कैसा है। तो पाठ्यक्रम के विकास में सभी का महत्वपूर्ण